हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी टीम सीएलसी और मेरे साथ हैं डी राज सर। आज अपन यहाँ पे ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करेंगे सर। ब्लॉक केमिस्ट्री अपने 3 टॉपिक बढ़ा रखे हैं इसके, दो फैमिली के। तो आज सिर्फ अपन 2 फैमिली की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अगेन 2 फैमिली और फिर नेक्स्ट पी ब्लॉक को जैसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 फैमिली, हाँ दो फैमिली के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, 6 फैमिली टोटल। हाँ टोटल उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो आज कार्बन फैमिली और बोरॉन फैमिली, तो फर्स्ट 2 फैमिली जो है उनको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथिनाइड कार्बाइड। देखो हमेशा ध्यान रखो, अगर आयन एक्सेन से कोई कार्बाइड बना है तो हमेशा मीथेन देगा। जैसे अपन बात करें एल्यूमिनियम +3 और C-4, तो ये देखो आपका Al4C3, तो आयन एक्सेन से ही बनाई है सीधा सीधा। जैसे बेरिलियम +2 और C-4, तो इसको देखें तो Be2। आयन एक्सचेंज करने से अगर कोई कार्बाइड बना है तो वो आपका कौन सा है, मेथिनाइड। और अगर आयन एक्सचेंज से नहीं बना है तो आपको फिर बना के देखना है कि प्रोपाइन बनने वाला है या इथाइन बनने वाला है। तो सबसे पहले सर अपने को बेरिलियम कार्बाइड दिया, साफ साफ पता चल रहा है आयन एक्सचेंज से बनाएगा। मतलब इसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो यहाँ से देखो C-4 में मैंने अभी बताया, तो और बेरिलियम है आपका +2 में, तो एक तो अपना बन जाएगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, और मेथेन बना है इसलिए इसको मेथेनाइड बोलेंगे। वैसे अपना दूसरा देखो आयन एक्सचेंज से ही बन रहा है एल्यूमिनियम कार्बाइड, तो बिल्कुल ये रहा सर अपना। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपने को पता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा एक तो, और C-4 में है तो एक मीथेन गैस निकलेगी। ये सर नीट 2016 के सेकंड फेज का क्वेश्चन है ये, तो Be2C और Al4C3 के लिए यहाँ पर HOH दे करके गैसेस प्रोडक्ट पूछा है। और यहां से इससे आप समझते हो कि आयन एक्सचेंज से तो ये बना नहीं है, तो इसको आयनाइज्ड करके देखना पड़ेगा। तो अगर इसको आयनाइज्ड करते हो तो मैग्नीशियम +2 और C3-4 में होगा। अगर C3-4 की आप स्ट्रक्चर देखो तो कुछ इस प्रकार से होगी -3। मैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये ध्यान रखना। अब इसका HOH करवाते तो आपको पता है ही, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। एक बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब प्रोपाइन यहाँ पे बनने वाला है। तो यहाँ पे सर अपना आंसर हो जाएगा बोथ, फर्स्ट और सेकंड। मेथेनाइड पूछा है जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले सर। देखिए सर, मिक्स ऑक्साइड पूछ रहे हैं। बिल्कुल सर, देखो मिक्स ऑक्साइड आपको यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको पता है ये तो नॉर्मल ऑक्साइड है, क्योंकि ये आपका tin +4 में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से ये बिल्कुल सिंपल सा ऑक्साइड हो गया आपका। ये +4 में O-2 में आप सोल्व करके देख लो, SnO2 बन रहा है। लेकिन ये मिक्स्ड है क्योंकि मैग्नीज की +4 इतना स्टेबल नहीं होती है। तो ये आपका MnO और Mn2O3 का मिक्सअप है। तो आप देख लो, मैग्नीज हो गए 3 और ऑक्सीजन हो गए 4। अगर आप इसको स्ट्रांगली हीट करते हो तो ये ऐसे ही टूटेंगे, क्यों सर। नेक्स्ट इसकी बात करें तो ये भी आपका Fe2O3 और FeO का मिक्सअप है, फेरस और फेरिक। आयरन +4 में रही है, O-3 में आप सोच करके देख लो, या वैसे यहाँ पे पता चल जाएगा ये +4 ऑक्सीजन की -3 पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है अगर ऑक्सीजन -2 में नहीं है और ऑक्साइड उसको बोल रहा है तो वो मिक्स्ड है, ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा आपका। वैसे यहां से आप अगर देखो तो +4 O-3, क्या ऑक्सीजन की -3 वैलेंसी पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब ये मिक्स्ड है। ये आपका PbO2, ये आपका PbO, 3 PbO और ½ O2 होता है। हालांकि इसको यूं कहा जाता है PbO और PbO2, लेकिन आपको पता है ये भी इतना एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये भी टूटता है लास्ट में PbO और ½ O2 में टूटता है। तो हालांकि मिक्सअप तो इनका है ही, जब मिक्सिंग पूछे तो ये PbO और PbO2 है, लेकिन आपका PbO2 भी आगे टूटता है, तो आप इसको भी मिक्स्ड बोल सकते हैं, PbO का और PbO2 का, क्यों सर। तो अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा B-C-D। तो अपना 3 हो गए जी सर। नेक्स्ट चले सर। नेक्स्ट, ये सर काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये मिक्स ऑक्साइड वाले। देखिए इलेक्ट्रॉन न्यून पूछ रहा है आपको, कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। बिल्कुल, यानी जैसे जो ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते हैं, जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वैलेंस शेल में, वो क्या इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। बिल्कुल सर। B2S6
डाइबोरे नहीं, यानी BH3 का डाइमर होता है। तो इसकी भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। बिल्कुल, BH3 तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये हमेशा डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसे ही एग्जिस्ट करता तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है वो एज ए लेविस एसिड या एज ए इलेक्ट्रोफाइल वो आपके यूज होते हैं। ऐसे ही B2S6 के अगर आप स्ट्रक्चर बताओ तो बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोरॉन। हालांकि देखो इसकी जब बॉन्डिंग होती है तो कुछ इस तरीके की होती है, ये इसका वेकेंट ऑर्बिटल है बोरॉन का, ये इस बोरॉन का वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये जो होते हैं ना वो ऑसिलेट होते रहते हैं सर इधर उधर। तो इसको जनरली अपन सोल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए ये मान लेते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन इधर है, बाकी ऐसा नहीं होता है, दो एक बार ये इधर है, ये ऑसिलेशन करते रहते हैं। वैसे इसको मैं थोड़ा इजी बनाने के लिए यूं मान लेता हूँ एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इधर है। हालांकि मैं फिर बता रहा हूँ आपको ऐसा नहीं होता है, दो इलेक्ट्रॉन इधर है ऑसिलेट होते हैं। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे क्या होने वाला है अगर देखा जाए तो इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो चुका है लेकिन अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है या लेविस एसिड ये एक्ट करेगा। और आप कहोगे कि नहीं हम तो ऑसिलेट से देखें, तो आप हमेशा ध्यान रखो ये जब वेकेंट रहेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके इधर रहेंगे, और ये उस समय कैसे ये वेकेंट रहेगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इधर रहेंगे, और जब ये वेकेंट रहेगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इधर रहेंगे। तो वैसे भी काउंट करते देखिए 2 4 2 6, बात वही आ रही है आपकी, क्यों सर? तो ये आपका कैसा है यहाँ पर इसका जो जैसे बॉन्ड ऑर्डर है ना वो भी चेंज होता रहता है। जैसे अब आप ये कह रहे हो ना कि भी इधर एक आ रहा है आपके पास, तो रियल में एक नहीं आ रहा है। हाँ, वो ऑसिलेट हो रहे हैं, ऑसिलेट हो रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर दोनों एक बार इधर रहेंगे फिर दोनों एक बार इधर रहेंगे। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होता है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। बिल्कुल, अंदर वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बाहर वाली कम है। हाँ बिल्कुल। इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ऐसे रखना है कि बाहर के जो टर्मिनल बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ कम है और ये बड़े, इसीलिए तो कहते हैं कि एक तो ब्रिज मॉलिक्यूल, एक आपके sp3d और एक sp3d3, इनमें अनइक्वल बॉन्ड लेंथ होती है। इसकी बात करें तो इसमें ब्रिज बॉन्ड एलोंगेट होंगे तो बड़े होंगे थोड़े, ये दो हाइड्रोजन ब्रिज हाइड्रोजन हो गए और ये चारों टर्मिनल हाइड्रोजन हो गए। इसी प्रकार जब अपन बात करते हैं दूसरा sp3d की, वहां एक्सियल बॉन्ड बड़े होते हैं, इक्वेटोरियल छोटे होते हैं। और जब sp3d3 की बात करते हैं तो वहां थोड़ा उल्टा हो जाता है, इक्वेटोरियल बड़ा होता है और एक्सियल वहां पे छोटे होते हैं, और sp3d2 में इक्वल होते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल। खैर अपन बात इसकी करें तो इसमें एक चीज और देखो आप, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, इधर ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है सेम प्लेन में है और रिप्लेसेबल है। मतलब अगर आप इसके CH3Cl से रिएक्शन कराओगे तो HCl हट जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा, HCl हट जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा, लेकिन ये वाले नहीं हटेंगे, ये ब्रिज में आ गए फंसे हुए रहेंगे, ये मान के चलो। तो इसमें क्या होगा कि ये एक ही प्लेन में हो गए, फिर ये जो ब्रिज हाइड्रोजन है एक प्लेन के ऊपर है एक प्लेन के, ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। जी जी। और ये सारे टर्मिनल और ये बोरोन, तो आपको प्लेनर एटम पूछे तो 6 हो गए इसमें। या एक ट्रिक और देता हूं आपको बिल्कुल सिंपल सी, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो जब भी डाइमर और ट्राइमर या पॉलीमर की अपन बात, जब भी डाइमर और पॉलीमर बनता है आपका ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड से, ट्राइसेंट्रिक का मतलब होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जैसा कि डाइबोरेन में अपन ने देखा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अभी तो बात की थी अपन ने, यहाँ पे क्या हो रहा था भाई, जैसे अपन यूं ही तो बात कर रहे थे, ये इसका वेकेंट था, यूं ही तो बात कर रहे थे अपन, एक मिनट, ये इसका वेकेंट हो गया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या हो रहा था 1 2 3 3 तो हो गए सेंटर और इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 है, इसको बोला जाता है ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड। ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड या तो आपके हाइड्रोजन बनाते हैं या एल्किल ग्रुप बनाता है। और जब भी डाइमर और पॉलीमर ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड से बनता है तो हाइब्रिडाइजेशन जरूर बदलता है, लेकिन हमेशा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होंगे, इलेक्ट्रॉन न्यून होंगे। तो यहाँ पे देखो इसमें डाइमर बना हाइड्रोजन से और इसमें डाइमर बनने वाला है CH3 से, मतलब एल्काइल ग्रुप से। इसका मतलब यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। कई बार इंपॉर्टेंट चीज ये पूछ ली जाती है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जो डाइमर वाला कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा और एल्यूमिनियम भी यहाँ sp3 होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर इसकी बात करें बेरिलियम का, तो बेरिलियम देखो BeCl, तो जब मोनोमर होता है तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन जब ये डाइमर बनाता है तो कुछ इस तरीके से बनाएगा Cl, ये दूसरा आ गया Cl, इसके वेकेंट के अंदर ये कोऑर्डिनेट
उल्टा बना दिया, ये इधर कोऑर्डिनेट, और ये अपना इसके बैकेंड पे, इसके पास लोन पेयर होता है तो लोन पेयर से, लेकिन फिर भी देखो डाइमर में देखो 2 2 4 2 6 अभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो इसका डाइमर बनते ही sp से sp2 हो गया, लेकिन ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ये पॉलीमर बनाता है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो सर सारे के सारे ही अपने कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कहने का मतलब है कि जैसे ट्राइसेंट्रिक आ जाए, सर के कहने का मतलब है ट्राइसेंट्रिक आ जाए और हाइड्रोजन आ जाए, एल्काइल ग्रुप आ जाए, हाँ तो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, तो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, सीधा आप याद रख लें तो फिर टाइम आपका ज्यादा लगेगा। तो एक तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, लेकिन रहेगा वो इलेक्ट्रॉन न्यू, हाँ इलेक्ट्रॉन। और अगर कोऑर्डिनेट, जैसे कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बन रहा है डाइमर, तो सिर्फ एक यही एक्सेप्शन है कि कोऑर्डिनेट बनने के बाद में भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बच गया, नहीं तो डाइमर और पॉलीमर जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनेंगे वहां पर क्या होगा कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जैसे इसमें नहीं हो रहा है। तो इसमें मेनली आप यही करना कि पहले स्ट्रक्चर बना करके ही देखना कि कंप्लीट होता है या नहीं होता है, लेकिन इसमें आप सीधा बोल सकते हो। इसमें क्या दो वैकेंट होते हैं ना, हाँ एक तो हो जाता है, एक फिर वैकेंट रह जाता है, हाँ तो इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। हाँ अगर ये पॉलीमर बनाता तो हो जाता, पॉलीमर में हो जाता है, लेकिन डाइमर फिर भी इसके पास 6 ही रहेगा। अब जैसे एल्यूमिनियम यहाँ पे Al2Cl6 होता, तो डाइमर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनता है और ऑक्टेट इसका कंप्लीट होता। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जब भी बनता है ना डाइमर या पॉलीमर, तो आप बना, पॉलीमर में तो रहेगा ही रहेगा, आंख बंद करके रखना, पॉलीमर में तो रहेगा। अब डाइमर की स्ट्रक्चर आपको बना के देखनी, या ऐसे देख लेना कि सेकंड ए का डाइमर होगा तो नहीं होगा, और थर्ड ए का डाइमर है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप स्ट्रक्चर मत बनाओ, क्यों सर, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें, कार्बाइड के जल अपटन की अभिक्रियाएं, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस कर लिया था। ये तो एल्यूमिनियम कार्बाइड हो गया, तो यहाँ से CH4 बनेगा। अब ये बच गया, तो आपको पता है Ca+2 और C2-4 से मिलकर ये बना है, और C2-2 सॉरी C2-2 से, क्योंकि देखो 2 से 2 कैंसिल हो गए तो CaC2, तो मतलब कि ये वाला है C2-2, और C2-2 कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा। तो जब भी HOH कराओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HC≡CH, इथाइन यहाँ पे बनने वाला है। बिल्कुल, और इसकी सर अपन बात कर चुके हैं, प्रोपाइन बनाएगा, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। तो अपना यहाँ पे आंसर प्रोपाइन बन जाए प्रोपानाइट, बिल्कुल सर, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो। ये बड़ा वेल नोन क्वेश्चन है, डिस्कस भी कर लिया अपन। जी सर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन। डाइबोरेन की रिएक्शन है, अब देखो एक तो है लो टेम्परेचर और एक हाई टेम्परेचर पर है, और एक रेशियो लिया 1:2 लिया, और एक लिया आपका XS लिया, तो 1:2 में क्या बनेगा, बोराजोल बनेगा, बोराजोल। बिल्कुल, जैसे इसको अपन यूं बोल सकते हैं कि ये यूं टूटेगा BH2+ और BH4-, इस प्रकार का क्लीवेज होगा, एक आयनिक सॉलिड के। हाँ, फिर इसके बाद 2 वेकेंट हो गए, इस प्रकार का क्लीवेज होते ही। तो ये जो आपका NH3 है, लोन पेयर डोनर स्पीशीज है, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट हो जाएगा यूं। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं कंप्लीटली, BH2NH3 प्लस BH4-, ये बनेगा। फिर आप ये टेम्परेचर दोगे लो टेम्परेचर, तो ये बन जाएगा B3N3S6, जिसको अपन बोलते हैं बोराजोल, या फिर आप इसको बोल सकते हो इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन, बिल्कुल सर। इसमें कैसा होता है, ये बोरॉन नाइट्रोजन, ये बोरॉन, ये नाइट्रोजन, ये बोरॉन, ये इस टाइप का। फिर आपको पता है ये इधर कोऑर्डिनेट हो ही जाएगा लोन पेयर अपना, जिसको बोलेंगे p-pi बैकबोन, और सबके पास एक एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन आपका सारे के सारे नाइट्रोजन sp2 हैं, और यहाँ पे देखा जाए सारे बोरोन भी sp2 हैं, जैसा कि बेंजीन में होता है। ये भी प्लेनर है, बेंजीन आपका प्लेनर होता है, ये नॉन पोलर है, बेंजीन भी आपका नॉन पोलर होता है, फिर भी उसके कंपैरिजन में ये मोर रिएक्टिव है। क्यों, वहां पर जो ये बॉन्डिंग होने वाली है कार्बन कार्बन के बीच आने वाली है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। बेंजीन में से ही तो होता है, तो सेम इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी होने की वजह से इनके बीच का बॉन्ड नॉन पोलर होता है। इसमें तो पोलर होगा, लेकिन इसमें क्या है कि इसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी 2.5 और इसकी 3.0, बॉन्ड पोलर होता है। बॉन्ड इसका पोलर, वो मॉलिक्यूल की बात की थी, वो दो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, पोलर लेकिन रिजल्टेंट डाइपोल बॉन्ड से देखते हैं। फिर भी ये मोर रिएक्टिव, उसका रीजन क्या है, क्योंकि इनका जो बॉन्ड है वो पोलर है। बॉन्ड पोलर होने का नहीं, ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। और इसमें ना सिग्मा पाई भी आप कैलकुलेट कर लेना, बेंजीन की तरह ही होता है। बिल्कुल, तो 12 सिग्मा हो जाएंगे और 3 पाई हो जाएंगे। एक चीज जो यहाँ पे और पूछता है वो थोड़ा सा ध्यान देना,
वो चीज ये होती है कि अगर आप इसको स्ट्रांगली हीट कर देते, आपको देखो टेम्परेचर दिया है पर्टिकुलर, अगर स्ट्रांगली हीट करते ना तो ये बोरोन नाइट्राइड बना लेता। और बोरोन नाइट्राइड मतलब बोले तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, हाई टेम्परेचर बनता है। हाँ, यहाँ पे एक्सेस NH3 हाई टेम्परेचर दे दिया, इसका मतलब यहाँ से Bn बोरोन नाइट्राइड आपका बनने वाला है जो कि इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है। तो अपना आंसर सर, अच्छा, बोराजोल को बोराजिन भी बोलते हैं। हाँ, बोरेजिन भी बोरेजिन भी बोलते हैं, बोराजोल और बोरेजिन। बिल्कुल, बोरेजिन बोलते हैं, बोरेजोल बोलते हैं। बोरोन नाइट्राइड जो है Bn का पॉलीमर हो गया, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट की तरह हो गया। मतलब जैसा ग्रेफाइट है वैसा ही है, बस ग्रेफाइट में सारे कार्बन होते हैं, इसमें अल्टरनेटिव बोरोन नाइट्रोजन। राइट, एक्सेलेंट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस रिप्रेजेंट इन साइक्लिक एंड डबल चेन सिलिकेट। देखो, एक तो डबल चेन की बात कर रहा है यहाँ पे, और एक आपका बात कर रहा है साइक्लिक की। तो हमेशा देखो सिलिकेट कैसे बनते हैं, आप उस इससे बात कर सकते हो, सिलिसिलिक एसिड से बात कर सकते हो, ठीक है। यहां से अगर इसको आयनिक फॉर्म में लिखे तो ये तो आपका नॉर्मल सिलिकेट की यूनिट होगी सर, ठीक है। अब आपको यहाँ से जब पायरो बनाना है, पायरो की तो बात ही नहीं की, लेकिन फिर भी अपन देखें, पायरो अगर अपने को बनाना है तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल लेके चलेंगे तो माइनस H2O हो जाएगा, H2, और ये बन जाएगा अपना H6 SI2O7। तो अगर इसको आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ गया SI2O7 माइनस 6, ये हो गया पायरो। अब अपन बात करें यहाँ पे साइक्लिक की, तो साइक्लिक हमेशा देखो जो मेटा एसिड होते हैं वो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, क्यों सर? राइट। तो मेटा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल से अपने को काम करना है यहाँ पे, तो अपना ये आ गया H4SiO4। तो इसको एक ही मॉलिक्यूल को अगर हीट करेंगे तो H2 निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा H2SiO3, और ये हमेशा साइक्लिक फॉर्म में होता है। तो अगर इसको आयनाइज करके देखें तो अपने पास क्या आ गया SiO3 -2। तो ये एक यूनिट हो गई है, तो लेकिन साइक्लिक का मतलब है, तो यहाँ पे क्या होगा, n यूनिट मान लो एक जगह मिल जाती है, तो SiO3 n, और तो चार्ज भी आपका 2n माइनस, ये साइक्लिक का हो गया। तो अपने को साइक्लिक का पूछा है सर, तो साइक्लिक का यहाँ पे ठीक दे रखा है। फिर आपको पूछा है द्विक श्रृंखला सिलिकेट, मतलब डबल चेन की बात करें, एक तो सीट होता है, तो सीट में तो आपका एक तो चेन सिलिकेट होगा, चेन सिलिकेट के लिए भी यही होता है, चेन में तो साइकिल बना लो और डबल, हाँ, और सिंगल वाला जो होता है ना वो साइक्लिक की तरह, हाँ। तो मतलब कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन शेयर होंगे, राइट, 2 ऑक्सीजन शेयर, ठीक है सर। और अगर सीट बना रहा है वहां पे आपकी कितनी होंगी, 2 होंगी, लेकिन जब आपका 3 डायमेंशन चला जाएगा तो वहां पर आपकी 4 ऑक्सीजन शेयर होंगे, सीट में 3 हो जाएंगी, सीट में 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए, इसकी बात करते हैं, दूसरा कौन सा है, सीट सिलिकेट, डबल चेन है, हाँ, सॉरी डबल चेन, मैं सीट बोल गया। तो डबल चेन की अपन बात करें तो इसमें देखो यूं होता है SiO4 -4, अगर इसको आप डिनोट करते हो तो यूं तो करते हैं ना अपन कि ये ऑक्सीजन, ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं ये चीज। ये सिलिकॉन को यूं दिखा देता हूं, ये सारी ऑक्सीजन है, और ये हो गया, अब इन पे चार्ज होता है साथ में, ठीक है, इनको जोड़ दो साथ, हाँ। तो अपने को सीट बनानी है तो ऐसे कर देते हैं इनको, तो ये अपना क्या बन जाएगा, बिल्कुल सर, जैसे ये हो जाएगा। तो ये डबल चल रहा है आपका, तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि जैसे ये अकेला है, 3 ऑक्सीजन शेयर कर रहा है इसमें, जैसे ये है 1 2 3, डबल चेन में आते हैं इसमें 3 ऑक्सीजन, चार्ज इन पर जैसे चार्ज आ जाएगा, हाँ। जो शेयरिंग है उस पर चार्ज नहीं आएगा कोई, हाँ। तो जैसे ये है, ये शेयरिंग नहीं होगी, बाकी ये भी जैसे डबल चेन की बात करें तो ये शेयरिंग नहीं होगी, ये चलती जाएगी, इधर वाली ये शेयर हो जाएगी, इन पे चार्ज रहेगा। तो यहाँ पे बस ये 2 शेयर करता जाएगा, 1 2, फिर आगे जाएगा 1 2 1 2, मतलब 2 ऑक्सीजन शेयर करेगा ये तो ये नहीं कर पाएगा, एक ये नहीं, डबल चेन में 2 ऑक्सीजन शेयर होगी। तो इसका 1 यूनिट का फॉर्मूला अगर बना करके देखते हैं तो अपना फॉर्मूला ये आएगा। ये चीजें सर नॉर्मली याद रखने के लिए ज्यादा जनरल फॉर्मूला याद रख लो, SiO4O11 और 6 की पावर n, बिल्कुल सर। ये डबल चेन का ये हो गया, और ये आपका हो गया साइक्लिक का, हाँ। जो साइक्लिक है वो सिंगल चेन की तरह होगा जी, ठीक है, सेकंड आंसर हो गया, हाँ, सेकंड आंसर।
नेक्स्ट चलिए सर, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। H3BO3। हाँ। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है ये। हाँ 100 डिग्री पर आप रिएक्शन करोगे वही बेटा बेटा, तो अपना बन जाएगा HbO2 और फिर रेड आउट कर दोगे तो बोरिक एनहाइड्राइड B2O3। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें मेटा और बोरिक एनहाइड्राइड और ट्रांसफर सर। नेक्स्ट चलिए सर, नेक्स्ट देखिए सर, B2O3 का नेचर पूछ रहा है। बिल्कुल सर, नॉन मेटेलिक है ये, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है CO N2O और N ये आपके कैसे होते हैं न्यूट्रल, और नॉन मेटल के हो गए, बाकी नॉन मेटेलिक एसिडिक होते हैं, मेटेलिक बेसिक होते हैं, कुछ एक एम्फोटेरिक होते हैं जैसे बेरिलियम का, जिंक का, एल्यूमिनियम का, गैलियम का, टिन का, लेड का, या फिर आर्सेनिक का जब +3 में होता है AS2O3 Sp2O3 ये भी अपने एम्फोटेरिक में आते हैं। बाकी अपने ये न्यूट्रल के 3 एग्जांपल याद रखो, ये बहुत पैड रहता है। हाँ बिल्कुल सर, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, तो 2, मतलब एक सिंपल सा, अब देखने में इजी सा लग रहा है कि ये तो काउंट कर, लेकिन वहां याद रखना थोड़ा सा, बस N2 और NO ध्यान रखना। इसको अपना सर वो भी बोलते हैं लाफिंग गैस, लाफिंग गैस बोलते हैं। अच्छा इसमें ये भी कई बार बोले जैसे मान लो B2O3 है ना, इसका आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोरिक एसिड बनेगा। हाँ इसीलिए इसकी नेचर क्या है, एसिडिक है, इसीलिए इसको बोरिक एनहाइड्राइड भी कहा, बोरिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं क्योंकि इससे आपका बोरिक H3BO3 से मिलता है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच इज ट्रू फॉर एन एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप 13 ऑफ द पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल के 13 ग्रुप की अगर बात करें तो देखो गैस ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि नीचे मेटल्स आ गए वो सॉलिड, इसमें तो गैस तो एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, क्योंकि आपका जो बोरोन होता है वो या तो क्रिस्टलीय या फिर एमोर्फस फॉर्म में पाया जाता है आपका, तो B12 यूनिट इसमें एक साथ जुड़ी हुई होती है, तो गैस तो हो ही नहीं सकता। पहला तो गलत हो गया, इसका तो मेल्टिंग पॉइंट ही सबसे ज्यादा चला जाता है सर B12 यूनिट की वजह से, तो ये बात तो अपनी बिल्कुल रॉन्ग हो गई। फिर इट हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 ये भी गलत बोल रहा है सर, क्योंकि 13 ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP1। अगर मान लो IP लग गया, IP का मतलब होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये लगता है ट्रांजिशन कंट्रक्शन और लेंथ एनोड कंट्रक्शन की वजह से, क्योंकि D और F डिफ्यूज्ड होते हैं, इस वजह से उनका सेल्डिंग पूर होता है, और सेल्डिंग पूर होता है तो NS इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं Z इफेक्ट को, इस वजह से उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन की जो नेचर होती है वो रिड्यूस होती चली जाती है। तो नीचे की तरफ चलते हैं ना सर, ये अपना चलता है 4th 5th 6th IPE, तो सबसे ज्यादा IP लेंथ एनोड कंट्रक्शन की वजह से 6 में अप्रोच करता है, और यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेज ज्यादा स्टेबल होती है और हायर कम होती है, और ऊपर वालों में IPE कम होता है तो इनमें हायर ज्यादा स्टेबल होती है, लोअर कम होती है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इनर्ट पेयर की इफेक्टिव इंटेंसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब लोअर की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हाँ, और नीचे जाने पर हायर की स्टेबिलिटी घटेगी। सिर्फ लास्ट वाले में लोअर ज्यादा स्टेबल होगी, हायर कम होगी, बाकी ऊपर वाले में हायर ज्यादा स्टेबल होगी, लोअर कम होगी। कहने का मतलब है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का मीनिंग ये है, ये जो आपके NS इलेक्ट्रॉन है ना, ये इनर्ट पड़े रहते हैं। हाँ ये मतलब इन्वॉल्व ये पार्टिसिपेट मान रहे हैं, तो केवल p इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। तो अगर मैं बोरोन फैमिली की बात करूं जिसको 13 ग्रुप अपन बोल रहे हैं, तो अगर मान लो कि सर IP मान लिया मैंने, तो IP मान लिया तो +1 हो गई, +1 ऑक्सीडेशन। अरे एज्यूम करो कि IP कम लग रहा है, इस वजह से ये भी इन्वॉल्व हो गए, तो इस कंडीशन में 2 और बढ़ जाएगी +3, तो +4 तो कैसे भी नहीं देगा ये। जैसे मान लो आप ये इलेक्ट्रॉन एक निकाला तो +1 बन गया, तीनों निकाल के +3 बन गया। हाँ तो मतलब +4 की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ना +2 की पॉसिबिलिटी है, तो ये बात तो सर बिल्कुल गलत होगी। सेकंड तो गलत, ये बिल्कुल सही हो गया क्योंकि +3 दे सकता है, जैसे B2O3 देखो, Ga2O3 समझ गए ना, IN2O3, तो काफी ऑक्साइड है इसके Al2O3 जो आप देखोगे इस फॉर्म में। फिर मैंने पहले बोला बाइवेलेंट, तो ये हो ही नहीं सकते, तो अपना आंसर सर इसमें 3rd चला जाएगा, ये करेक्ट है अपना बोरोन फैमिली को लेकर के। नेक्स्ट चले सर, नेक्स्ट देखिए सर, एल्यूमिनियम गैलियम की जो कोवेलेंट रेडियस होती है ना, इक्वल होती है, तो ये बड़ा फेमस सा क्वेश्चन होता है। एल्यूमिनियम गैलियम में क्या है, बीच में D आ गया आपके पास, बिल्कुल, तो इसमें क्या होता है, D शील्डिंग ऑफ पावर ऑफ D इलेक्ट्रॉन गैलियम एटम इज लो, तो अपन कहते हैं पूर शील्डिंग होती है। बीच में क्या जैसे D ब्लॉक आ गया ना आपके पास, तो यहाँ पर इसको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं, हाँ, और कई जगह इसको नाम पूर शील्डिंग भी बोलते हैं। D और F है, इनकी पूर शील्डिंग होती है, उसके कारण दोनों का साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। आप इसमें मतलब ये ध्यान रखना है, देखो एक्चुअली शील्डिंग होता क्या है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, यही तो होता है ना। अब अपन क्या मेनली यूं समझ लेते हैं कि
ये आउटर सेल है, अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि अदर इलेक्ट्रॉन इस पे कितना रिपल्सन लगा रहे, तो अपना सबका दिमाग यही चलता है कि अंदर वाला, अरे अंदर वाला नहीं, अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है वो भी तो रिपल्सन लगाएगा इस पे, क्योंकि यही तो कह रहे हैं कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अदर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्सन अप्रोच करते हैं, दैट शेल्डिंग इफेक्ट है। इसका मतलब ये भी इन्वॉल्व होता है। अब आप सपोज करो मेरे पास ये इतना बड़ा सेल है और इसमें मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन देने हैं, एक मेरे पास इतना बड़ा सेल है और मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन देने, तो सेल दोनों एक की साइज छोटी है और एक ही बड़ी है, मतलब एक आपका ऐसे है, दूसरा बरीड ज्यादा है, मतलब ज्यादा डिफ्यूज है। तो इस कंडीशन में देखो इलेक्ट्रॉन दूर है तो इनका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम है, ये पास है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा है। वैसे ही डी होता है ना। अब आप कहोगे कि 4s बढ़ने के बाद में 3d बढ़ रहे हैं तो ये तो साइज छोटी होगी, नहीं, डी जो खुद होता है डबल डम्बेल होता है, ये डिफ्यूज्ड होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर होते हैं और दूर होने से उनके भी शेल्डिंग कम अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि एल्यूमिनियम और गैलियम की बात करें तो गैलियम में 3d पर आ गया है और 3d आपका डिफ्यूज्ड है, और डिफ्यूज होने की वजह से वहां शेल्डिंग इफेक्ट पूरा हो गया, तो जेड इफेक्ट ज्यादा हो गया। जेड इफेक्ट ज्यादा हो गया तो जितनी इसकी साइज आनी चाहिए थी उतनी ना आके उससे कम हो गई, तो वो ऑलमोस्ट इसके इक्वल आ जाती है। और फिर भी बताना चाहे तो आपका एल्यूमिनियम एनलार्ज यहाँ हो जाता है, कई बार गैलियम छोटा, हाँ गैलियम छोटा हो जाता है अगर एक्चुअल इसकी बात करें तो। और यहाँ से मोस्ट जो क्वेश्चन बनता है सर आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर बनता है, बिल्कुल। और ये आयनाइजेशन एनर्जी का लेकर के अपने नीट में पूछा भी है 2018 में, वो क्वेश्चन अपना था, बिल्कुल एकदम सही सीक्वेंस आपको बताना था। तो बोरॉन से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है किसकी, थैलियम की, सीधा थैलियम उठ के यहां आता है, ये चीज है जो आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में अपना कौन होता है, गैलियम होता है, फिर अपना एल्यूमिनियम होता है, सबसे कम चला जाता है। ये सीक्वेंस याद रखना जरूरी होता है। आप ये ध्यान रखो थैलियम कहां से कहां पहुंच रहा है, यही जो है तो चीज का एनर्जी ऑर्डर है। साइज में देखा जाए तो साइज के अंदर अगर देखा जाए तो अपन यूं लिखते हैं कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेनियम और थैलियम। तो अपन साइज का जब ऑर्डर देने पहुंच जाते हैं तो यूं बोलते हैं बढ़ रहा है ऑलमोस्ट सेम है, बढ़ रहा है ऑलमोस्ट सेम है। फिर भी एग्जैक्ट साइज अपन देना चाहिए ना, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम बड़ा होता है, तो इसका सही ऑर्डर होगा बोरॉन, फिर उसके बाद में इससे बड़ा होगा गैलियम, इससे बड़ा होगा एल्यूमिनियम, फिर इंडेनियम और थैलियम बड़ा ही होता है, ये ध्यान रखना, ऑलमोस्ट सेम भी होता है। और ये नीट में जब आया था क्वेश्चन तो ऐसे ऑर्डर दे रखे थे तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि ऑलमोस्ट सेम बोलते हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए ऑलमोस्ट सेम है एक्चुअली में किसकी ज्यादा है। तो कई बार तो ऐसे में डेटा थोड़े से ध्यान में होने चाहिए, बिल्कुल। और इस डेटा का सबसे बड़ा खेल या तो सब 3D के साथ खेलता है और या फिर सिर्फ और सिर्फ बोरॉन फैमिली के साथ खेलता है। ये जरूर बता सकते हो कि यहाँ जो साइज डिफरेंस होता है ना वो कम होता है, हाँ बहुत रेयर साइज डिफरेंस कम होता है। जैसे अपन इसको ऑलमोस्ट सेम से ले लेते हैं, हाँ जैसे अपन बात करते हैं ओस्मियम इरेडियम डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम, लेकिन जब भी ज्यादा अप्रोच करवाते हैं तो अपन बोलते हैं कि इरेडियम थोड़ा सा डेंसिटी ज्यादा होती है, हाँ तो वो चीज होती है। तो कई बार पूछ लेता है डेटाबेस की थर्ड आंसर। नेक्स्ट लेसन, ये भी काफी अच्छा है सर। BO3 आ गया और BO4H+ बन गया। तो ये आपको पता है कि बोरोन का जो एसिड है ना, अब अपने को ध्यान रखना है ये ब्रोस्टेड एसिड नहीं होता है। एक तो अपने पास होता है ब्रोस्टेड एसिड, ये ब्रोस्टेड एसिड नहीं होता कभी, ये लुईस एसिड होता है। और ये क्या है, इसके पास एक वेकेंट पड़ा रहता है, जैसे ये OH आपके पास है और इसके पास एक ये वेकेंट पड़ा है। तो जैसे वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना अपन, तो इसमें क्या होता है, लोन पेयर होता है, ये इसको क्या करता है, डोनेट कर देता है। डोनेट करते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, BOH4 नेगेटिव में, और H+ जाता है ना, वो अपन H+ ऐसे लिखते हैं इस तरह से, बिल्कुल। H+ से देखो हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन से जूम करो, हाइड्रोजन, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, प्रोटॉन कितना होता है 1, न्यूट्रॉन कितना होता है 0। अब ऐसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। अब हाइड्रोजन में सिर्फ क्या है, प्रोटॉन है, इस वजह से H+ को प्रोटॉन कहा। फिर दूसरी चीज जो आपको ध्यान में देनी है, जैसे कि सर ने बताया ये ब्रोस्टेड नहीं है, क्योंकि ऐसे में आपको डेफिनेशन आरएनएस क्या बोलता है, जो एसिडिक मीडियम में H+ दे वो एसिड है, जो OH- दे वो बेसिक है। तो यहाँ पे देखो ये आपको पता है ये काम तो लेविस एसिड का कर रहा है, लेकिन ये H+ इसका नहीं है। हाँ ये मतलब ये जो H+ आया ना वाटर से आया है, वाटर से आया, ठीक है ना, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये ट्रू प्रोटोनिक एसिड नहीं है, क्योंकि ये देता है H+, लेकिन ये अपना नहीं देता, इससे दिलवाता है। इससे OH ले लिया तो H+ यहां से निकल गया, क्योंकि अपने पास BOH3 इसको जब करवाते हैं HOH
तो आप ये देखो ये माइनस और ये आपका प्लस, तो यहां से क्या होगा BOH4 माइनस और H प्लस, तो ये H प्लस किसका गया है, वोटर का गया है। और दूसरी चीज इसके पास वेकेंट 2p था, उसमें OH माइनस ने आकर के लोन पेयर दिया है, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है वो लेविस एसिड होता है, और जो लोन पेयर डोनर होता है वो लेविस बेस होता है। तो ये यहाँ पे लेविस बेस का काम कर रहा है, ये आपका यहाँ पे लेविस एसिड का काम कर रहा है। अपन इसमें कहते हैं कि न तो ओरेनियस एसिड है, हाँ, न ये ब्रोस्टेड एसिड है, ये एक वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड है। हाँ, और आर्निस थ्योरी इन्हीं की एग्जांपल की वजह से तो फैल हुआ था, आर्निस थ्योरी का भी यही था है ना। और दूसरी चीज ब्रोस्टेड क्या बोलता है, जो प्रोटॉन डोनर है वो आपका क्या है, लेविस एसिड है। प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो यहाँ पे H प्लस नहीं ले रहा है, ये OH माइनस ले रहा है, तो इसको अपन ब्रोस्टेड एसिड नहीं बोल सकते। हाँ, अगर ये H प्लस लेता तो आप बोलते हैं, ठीक है। तो अपना हो गया सर ये फर्स्ट लेविस एसिड, फर्स्ट आंसर करेक्ट, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलिए सर, ये भी काफी अच्छा लेड डाई हैलाइडों के आयनिक गुण पूछ रहे हैं। तो अभी देखो ये जो PbI2 है ना, इसमें तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गए, बिल्कुल सर, और ये PbF2 जो है इसमें आयनिक ज्यादा हो गए, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। आप इसको फैजान्स रूल से देखो, फैजान्स रूल क्या बोलता है, देखो फैजान्स रूल में हमेशा ध्यान रखो, पोलराइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। पोलराइजेशन की बात करें तो चार्ज किसका, केटाइन का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और साइज ये भी किसकी बात कर रहा हूं, केटाइन की। वो पॉजिटिव इसलिए लिख रहा हूं, आप समझ जाओ शॉर्ट में कि ये केटाइन की बात कर रहा हूं। तो केटाइन का चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। केटाइन की साइज अगर स्मॉल होगी तो पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, पोलराइजेशन ज्यादा करेगा तो आयनिक में कोवेलेंट के कैरेक्टर आ जाएंगे। देखो एक्चुअली क्या होता है, यूं समझो आप, लिथियम ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके लिथियम प्लस बनाया, इसने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो इसने बना लिया, अब इसने कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया तो आयनिक है। लेकिन अगर ये छोटा हो गया तो उन इलेक्ट्रॉन को वापस अट्रैक्ट करके बीच में एज ए शेयरिंग ले लेगा, तो उसमें कौन से कैरेक्टर जनरेट हो जाएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो फेजान्स रूल, जब भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर देखने हो तो फेजान्स रूल आएगा आपके। और एनाइन के लिए पोलराइजेबिलिटी की बात करेंगे, तो एनाइन में पोलराइजेबिलिटी की जब मैं बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनाइन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनाइन, इसमें दोनों ही एनाइन जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो केटाइन तो सब में सेम है, एनाइन की साइज बढ़ रही है मतलब पोलराइजेशन बढ़ रहा है उसका, उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, और इसका मतलब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें वैसे सर ने जो ये बात बताई ना, हाँ। इसका एक लाइन आप ऐसे याद रख लो कि छोटा धनायन और बड़ा ऋणायन, और मोर चार्ज ऑन केटाइन और एनाइन, चाहे चार्ज कोई से भी हो, चार्ज दोनों में से कोई से लो, और छोटा धनायन और फिर बड़ा ऋणायन होना चाहिए, तो अपन कहेंगे पोलराइजेशन क्या होगा उसमें ज्यादा होगा, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। पोलराइजेशन जहां ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। और एक चीज हमेशा याद रखो, अपन कहते हैं कि केटाइन एनाइन का पोलराइजेशन करता है, हालांकि बोला ऐसा ही जाता है, लेकिन एक्चुअली भी ये साइंटिफिक बात करें तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि पोलराइजेशन है क्या, ये केटाइन है और ये आपका एनाइन। अब आप कहोगे एनाइन, ये न्यूक्लियस है भाई, न्यूक्लियस में तो प्लस ही होगा, ये आपका केटाइन है, ये एनाइन है। तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा जिससे इसकी शेप बिगड़ जाएगी, इसी को पोलराइजेशन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस इसके पास भी है, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, अट्रैक्ट तो ये भी करेगा, लेकिन इसकी साइज स्मॉल है, तो इसकी शेप इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती है, ज्यादा इसकी विकृत नहीं होगी, लेकिन यहाँ की जो शेप होगी ना ज्यादा बिगड़ने वाली है। तो पोलराइजेशन तो दोनों तरफ होता है, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव होता है केटाइन का, एनाइन का होता है, केटाइन का नहीं होता है। हाँ, स्मॉल साइज की वजह से इतना स्मॉल साइज इसका जेड इफेक्टिव इसका बहुत ज्यादा होता है, हाँ, इसके कारण इसका डिस्टॉर्शन नहीं पता, हाँ, और इसका डिस्टॉर्शन हो जाता है। बिल्कुल, जैसे अपने एक छोटी बॉल है उसको दबाएंगे तो साइज में कितना चेंज हो पता नहीं चलता, लेकिन बॉडी को थोड़ा सा दबाते वो दिख जाएगी कि भाई हाँ फर्क हुआ है उसके साथ, तो वही चीज यहाँ होती है। नेक्स्ट चले सर, कार्बन मोनोऑक्साइड लुईस चार की तरह व्यवहार करता है क्योंकि ये रखता है। ये तो सर कोऑर्डिनेशन में इनसे बात की थी अपन ने, और वहां पे अपन ने कहा था कि CO लोन पेयर डोनर, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर होता है। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर यूं होती है अपने, ठीक है, इसके पास ये लोन पेयर है, लोन पेयर इसके पास भी है, लेकिन आपको पता है लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला नेगेटिव चार्ज को लोन पेयर को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, तो डोनेटिंग टेंडेंसी इसकी ज्यादा होगी।
तो यहाँ पे कार्बन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, जो लोन पेयर डोनेट करता है वो एज ए लिगेंड या फिर एज ए लेविस बेस से काम करता है। तो अपन कह सकते हैं कार्बन एटम थर्ड हो गया, वन लोन पेयर ऑन कार्बन एटम, इस वजह से लेविस बेस का काम। नेक्स्ट चले, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। Silicon has a strong tendency to form the polymer like silicone. The chain length silicone polymer can be controlled by adding. मतलब अपने को जैसे जो सिलिकॉन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। बिल्कुल सर। अब अपने को जैसे उसमें क्या होता है, एक चेन सिलिकॉन होता है, जैसे चेन बढ़ती जाती है, तो अपने को क्या चेन को रोकना है। तो रोकने के लिए अपन कौन सा काम में लेंगे, तो इसमें एक मोनो यूनिट काम में ले लो, क्योंकि मोनो यूनिट के बाद में आगे पॉलीमराइजेशन होगा ही नहीं। अब इसमें पॉलीमराइजेशन होता जाएगा, क्योंकि आपका क्लोरीन ज्यादा है ना, तो क्लोरीन का अपना हाइड्रोलाइसिस होगा इसका, वाटर रिएक्शन। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे इसमें Cl ये मिथाइल ग्रुप हो गया और ये मिथाइल, जब इसका HOH करवाते हैं तो HCl निकल के यहाँ पर OH आ जाएगा, और यहाँ पे OH आ जाएगा। जब ऐसी और यूनिट आएगी तो ये आगे यूं पॉलीमराइजेशन होता जाएगा यूं आगे की तरफ। मतलब कि अगर ये आया तो कुछ मिथाइल को मैं R से लिख देता हूँ, कुछ इस तरीके से चेन आगे बढ़ने वाली है। मतलब ये तो हो गया चेन सिलिकॉन सॉरी, तो लीनियर चेन सिलिकॉन हो जाएगा, एक चेन बना देगा। यहाँ पे एक Cl साइड में और मतलब यहाँ पे भी Cl है, इसकी अगर बात करें तो मतलब ये क्रॉस लिंक शुरू कर देगा, क्रॉस लिंक चालू हो जाएगा। और इसमें ये कवर्ड हो चुका है 3 एल्काइल ग्रुप से, तो सिर्फ एक तरफ इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एक तरफ OH आएगा, तो जहां पे भी जाएगा चेन को रोक देगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा, और इसको यूज ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, मेरे बात समझ में आ गई आपको। थर्ड आंसर कर। हाँ नेक्स्ट चलिए। चलो हाँ सर देखिए, डाइबोरेन का क्वेश्चन पूछा। डाइबोरेन अभी आपको स्ट्रक्चर पूरी बता दी थी। बिल्कुल पूरी बताई थी, स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, अब आप बाकी आप खुद कर लेना। 2C2 इलेक्ट्रॉन और 3C2 इलेक्ट्रॉन, ये सारे बॉन्ड अपन ने देख लिए थे। टर्मिनल हाइड्रोजन, तो आपको पता है ये यूं ऐसे होते हैं, ब्रिज हाइड्रोजन। तो आ जाओ मैच करते चलते हैं। पहला बोल रहा है 2 ब्रिज हाइड्रोजन, बिल्कुल ये रहे। फिर कह रहा है सभी हाइड्रोजन एक ही तल में ऊपर, बिल्कुल नहीं रहते। 4 तो एक प्लेन में है, लेकिन एक अबोव द प्लेन है, एक ब्रिज हाइड्रोजन आप और बिलो द प्लेन। बिल्कुल, तो ये भी करेक्ट हो गए। फिर सभी बिल्कुल ये sp3 है और ये भी sp3, तो ये हो गया। फिर कई बार पूछ लेता है बॉन्ड के टाइप, तो ये 4 तो है टर्मिनल बॉन्ड जो है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे, 1 2 सेंटर हो गए, 2 एटम का मतलब, और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे कितने बॉन्ड है 4। एक पूछ ऐसे हो गए 4, एक हो गया 3 सेंटर 1 2 3 और 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड कहा जाता है। ऐसे कितने 2, और यहाँ पे टर्मिनल बॉन्ड ही रिप्लेसेबल। हाँ, इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। हाँ, ये बनाना शेप में बन जाता है, इसका ऑर्बिटल शेप ऐसे बनाते हैं ना। हाँ बिल्कुल सर, इस तरह से, फिर इस तरह से नीचे से ये बना लेते हैं, ब्रिज बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। हाँ, कई नाम देते हैं इसको। नेक्स्ट चले सर। नेक्स्ट, Si2O5 नेगेटिव एनाइन इज ऑब्टेन्ड व्हेन द, तो अपने को ये जो एनाइन मिलेगा ना, तो ये अपन बात करी थी। बिल्कुल, एक अपन ने सिलिकेट लिए थे, एक सिंगल चेन और एक डबल चेन। बिल्कुल सर, डबल चेन में अपन ने यूनिट ली थी। बिल्कुल, Si2O5, तो उसमें कितने ऑक्सीजन शेयरिंग में थे हमारे पास? 3 ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन यहाँ पे शेयरिंग में चलेंगे। 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन होगा वो शेयर 3 डायमेंशनल में जाएगा तो वो एक शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 3 ऑक्सीजन शेयर होने वाले हैं। तो पहले में 9 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 2 और 3, तो 4th हो गए। 4th हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखो सिलिकॉन्स और सिलिकेट, सिलिकॉन्स तो फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं। सिलिकेट में आपको एक तो इनकी मोनोमर यूनिट ध्यान में रखना, और कितने ऑक्सीजन शेयर करता है, और साथ में एक अकेली यूनिट के पास कितने ऑक्सीजन है। हर बार 4 नहीं होते, कोई किसी के साथ शेयर हो गया तो वहां हो सकता है उसके आधा हिस्से में आ रहा हूँ। जैसे सॉलिड स्टेट में खेल होता है कोने वाले एटम का, वैसा ही गेम इनके साथ चलता है। तो आप इससे अच्छा है ये है कि ये 6-7 सिलिकेट है, इनको याद कर लो। एग्जाम्पल को स्ट्रक्चर इनकी पूछता नहीं है भाई, जैसे एक तो सिलिकेट सिलिसिक एसिड का होगा, एक तो ये लाइन याद रखनी चाहिए। हाँ, एक टाइप ऑफ सिलिकेट याद रखना है। ऑर्थो, पायरो, और फिर चेन में सिंगल चेन, डबल चेन, और एक साइक्लिक, और एक सीट। और 3 डायमेंशनल आते हैं तो चारों इन्वॉल्व हो जाएंगे। चारों ऑक्सीजन शेयरिंग में। सीट आते ही 3 हो जाएंगे, डबल आते ही भी 3 हो जाएंगे, लेकिन अकेली चेन चलेगी 2 रहेंगे। समझ गए?
और पायरो रहेगा तो एक, पायरो में एक ही शेयरिंग में आएगा। नेक्स्ट चले सर। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम हैज ए ग्रेट एफिनिटी टू ऑक्सीजन एंड इट्स ऑक्साइड फॉर्मेशन इन एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बिल्कुल सर, अपन ने मेटलर्जी में इनसे बात की थी। Al2O3 बनता है। हाँ, आपका एल्यूमिनियम में गुड रिड्यूसिंग एजेंट काम में आ रहा था। और देखो एक्चुअली होता क्या है, एल्यूमिनियम Al2O3 बनाता है स्मॉल साइज और हाई चार्ज की वजह से इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये थर्मली मोस्ट स्टेबल है। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी रखता है, जल्दी जोड़ेगा, जो जितना जल्दी जोड़ेगा उतनी ज्यादा इसमें रिलीजिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हाँ। और उस टेम्परेचर को अपन वेल्डिंग में काम में ले सकते हैं, थर्माइट वेल्डिंग बोलते हैं। थर्माइट वेल्डिंग, बिल्कुल ये बात अपन इनसे पूरी कर चुके हैं मेटलर्जी में। ये डायबोरेन का क्वेश्चन हो गया, अभी बात कर लिए सर। डायबोरेन में आपको बताया था 4 तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 होंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, जिनको ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड भी अपन बोल सकते हैं। ये बात अपनी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट ये सिलिकेट में क्या बता दिया था आपको, तीनों ऑक्सीजन शेयरिंग में आ रहे हैं, तो 3D सिलिकेट तीनों ऑक्सीजन आ रहे हैं। 3 ऑक्सीजन के लिए बोल रहा है, तो आपका यहाँ पे एक तो देखो आपके पास है पायरो, पायरो में तो क्या होता है, एक होता है सर। हाँ, और ये सीट सिलिकेट, सीट में होते हैं 3, सीट और में 3 होंगे, 3D में होंगे 4 हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जो पीछे वाला है वो भी बॉन्डिंग करेगा, सारे ऑक्सीजन शेयरिंग में चलेगा। आप इसको यूं समझ सकते हो, अगर समझना चाहें तो जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये सिलिकॉन आ गया 1 2, अपन इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं सर। देखो अपन इसका एग्जांपल बिल्कुल सिंपल तरीके से ले सकते हैं। जैसे अपन एक अकेली सिलिकेट की यूनिट कैसे बनाएंगे, 3D स्ट्रक्चर एक बार समझ लो तो याद रहेगा। ये अपन इसकी ऐसे 3D स्ट्रक्चर अपन यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। अब जब 2D चलता है तो क्या होगा, ये लिंकेज आ जाएगा और ये एक सिंगल चेन चलेगी, तो ये लिंकेज होगा, ये होगा, 2 ही ऑक्सीजन शेयर होगी, एक चेन चलेगी। फिर आप सीट बनाओगे तो देखो ये भी हो जाएगा और इधर वाला भी इन्वॉल्व हो जाएगा। 2D में ही तो बनेगी ना सीट, एक प्लेन के लिए 2 एक्सिस, तो ये ऑक्सीजन शेयर हो जाएगी, इधर आगे चलता जाएगा। जैसे आगे वाला आएगा वो सिलिकॉन यूं आ जाएगा, समझ रहे हो ना आप चीज को, ऐसे। फिर उसकी 3 डायमेंशनल, तो ये ऑक्सीजन शेयर होगा, इधर वाला भी शेयर होगा। तो ये तो एक लाइन के लिए हो गया, साइक्लिक के लिए हो गया, साइक्लिक लीनियर चैन के लिए। फिर डबल के लिए बात करें तो ये भी शेयर हो जाएगा आपका। सीट की बात करें तो ये इधर वाला, तो 1 2 3 ऑक्सीजन शेयर हो जाएंगे। और 3 डायमेंशनल में ये भी शेयर हो जाएगा, क्योंकि उसकी लेंथ के साथ उसकी थिक भी आएगी। अब क्यों सर, तो 4 वहां पे शेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो सिर्फ 3 की बात करें तो एक सीट बनेगी, सेकंड हो गया जी सर। अगर इसके लीनियर की बात करते तो 2 होते, पायरो की बात करते 1 होता, और इसमें चारों 3D के होते चारों शेयर, चारों ऑल ऑक्सीजन शेयर हो जाए। जी सर। नेक्स्ट चले। डाइबोरेन में वही हाइब्रिडाइजेशन अभी अपन ने कहा था कि दोनों के दोनों sp3 में। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी देखो, जहां सिलिकॉन आ जाएगा वहां SiO क्योंकि पॉलीमर बनने वाला, तो ये लिंकेज तो होगा ही होगा, तो ये तो मान ही लो आप, पहला तो हो गया। अब सेकंड देखो, आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो जैसे कि सर ने कहा था चेन को रोक देता है, तो आपको पता है ये R3 हाइड्रोलाइसिस करते ही ये OH बनाएगा। ऐसी दूसरी यूनिट आएगी OH SiR3, तो यहां से H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा R3SiO SiR3। तो अपना ये भी सही है, ये भी सही, तो दोनों बहुत करेक्ट सही। तो देखो, जिसमें चैन रुकी है वो भी दे रहा है सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, तो ये तो चलेगा ही चलेगा। तो ये तो आप हमेशा ध्यान रखो, ऑर्गेनो सिलिकॉन मतलब है SiOS हाई लिंकेज होगा ही होगा। सिलिकॉन तो सर आजकल बहुत काम आ रहे हैं। हाँ, मतलब जैसे लेटेस्ट बहुत ज्यादा अपन जैसे मकान बना रहे हैं वहां पर भी काम आते हैं, बिल्कुल टाइलों को जोड़ने में भी काम आ रहा है। देखो, सिलिकॉन्स का सबसे ज्यादा यूजेज तो यही देख लो, ये हाइड्रोफोबिक है। क्यों, जब यहाँ पे चैन रुकेगी तो चारों तरफ हाइड्रोकार्बन होंगे, और हाइड्रोकार्बन हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो वाटर प्रूफिंग के लिए पेंट बनाना हो, फाइबर्स बनाने हो, सब में काम करते हैं। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर भी। फिर वही आ गया, जनरल फॉर्मूला पूछा सिंपल, साइक्लिक का पूछा है तो साइक्लिक का अपना SiO3 वाला, SiO3, लेकिन ये वाला है हाँ N4 में, ये साइक्लिक।
ये भी क्वेश्चन अपन बात कर ली थी। देखो 1:2 का रेशो आया सर, बिल्कुल 1:2। आप यहाँ से सीधा ही सॉल्व कर लो, 1:2 है। और सिर्फ टेम्परेचर दिया है, स्ट्रांगली हीट नहीं किया है। स्ट्रांगली हीट करता तो अपना Bn, लेकिन Bn का तो ऑप्शन तक नहीं दिया। फिर आप कहोगे कि सर आपने तो ये भी बनाया था, तो मैंने क्या कहा था, नॉर्मली ये बनेगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर दोगे 12 हाइड्रोजन ये निकाल करके आपका ये बना लेता है। ये अपन ने बात की थी 483 के आसपास अपन ने टेम्परेचर दिया था इसको, तो सेकंड आ जाएगा। अगर टेम्परेचर नहीं देता तो ये यहाँ तब फिर ये होता। अब वही क्वेश्चन वापस SN4। देखो इसमें क्या वेल नोन क्वेश्चन है, सिलिकेट के बड़े बहुत आए हैं। हाँ, अब देखो 4 ऑक्सीजन शेयर कर दी तो पता चल गया, 3 डायमेंशनल हो गया। कौन सा ऑक्सीकार की तरह कार्य करता है, ये इनर्ट पेरिफेरल। हाँ बिल्कुल सर, अपन ने पहले ही बात की थी कि लास्ट वाले में क्या होता है, थेलियम प्लस और थेलियम प्लस 3, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो जब भी ये होगा इसमें जाएगा, इसमें जाएगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो इसका रिडक्शन हुआ है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अपना थर्ड आंसर है। ये काफी सर बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस चीज को आप समझो। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम है, क्लोराइड इज आयनिक एंड सोल्यूबल इन वाटर गिव। तो देखो वैसे तो AlCl3 आपका कोवेलेंट होता है, लेकिन जब ये आपका वाटर में चला जाता है तो ये आयनिक बन जाता है और कंडक्टिविटी भी शो करता है। एक्चुअली होता क्या आपको पता है, AlCl3 डाइबेरिक फॉर्म में होता है, Al2Cl6। अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहिए तो अपन यूं बना सकते हैं, Al ये तो हो गए कोवेलेंट, फिर ये दूसरा आ गया जिसमें वही 3 कोवेलेंट, फिर इसके पास एक वेकेंट 3p पड़ा है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा कोऑर्डिनेट। अब इसका जो क्लीवेज होता है ना सर, वो थोड़ा एक अलग सा होता है ऐसे। तो अब देखो एल्यूमिनियम प्लस 3 की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है अपने हमेशा कितनी, 6। तो इसमें 2 तो कोऑर्डिनेट हो गए, अब बच गए 4। तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ इसके साथ अटैच होने वाले, यहाँ 4 ही हो गए तो यहाँ 2 अटैच होने वाले। तो अपना फॉर्मूला इससे बनने वाला है AlCl2OH4। आपको बताइए प्लस 3 में होना है तो चार्ज बैलेंसिंग के लिए अपना यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये आपका AlCl4OH2O OH लिख दिया, सॉरी सर, ये H2 आएगा, है ना, और ये H2O2 और ये माइनस चार्ज बैलेंसिंग के लिए। ऐसा तो ऑप्शन दिया नहीं। फिर आप इसको यूं लिख सकते हैं दूसरा कि आपका AlH2O6, क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी फर्स्ट कोशिश करोगे न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बैलेंस हो। तो अपने पास जब आवश्यक नंबर में न्यूट्रल पड़े हैं तो न्यूट्रल से अपने बैलेंस इसको कर दी +3, और तो क्लोराइड आयन काउंटर आयन यहाँ रह जाएगा, जैसे यहाँ चाहे यहाँ Cl3 लिख दो और चाहिए इस फॉर्म में, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। अगर सर ये ना हो करके और ये दोनों ऑप्शन होते तो अपन इसके साथ इसको प्रायोरिटी देते कि इसी क्लीवेज से बनता है। हाँ, तो इसमें अगर यहाँ पे 2 और ये कुछ इस तरीके का होता तो अपन फिर H2O2, हाँ, तो यहाँ पे इसको अपन फिर प्रायोरिटी इसको देते। सही। बेंजीन का समानता दिखाता है। अभी बात करी थी बोराजीन, बोराजीन भी इसको बोल सकते हैं अपने, जब बोराजोल आ रहा था आपने कहा था कि सिग्मा पाई की भी बात कर ली थी हमने, सारी बात करेंगे तो ये आ जाएगा। एल्यूमिनियम निष्क्रिय क्यों होता है? ये बहुत सब शानदार क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। नीट 2016 के सेकंड फेज का क्वेश्चन है, और उस साल सर डायगोनल रिलेशनशिप से 3 क्वेश्चन आ गए थे बैक टू बैक। एक तो पेसिविटी का और एक कार्बाइड वाला और एम्फोटेरिक नेचर से, ये 3 बैक टू बैक नीट सेकंड फेज, जिसको नीट का उस टाइम का सबसे टफ पेपर कहा गया था। तो इसमें देखो एक्चुअली क्या होता है, ये अपना हो गया एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम जब भी कंसंट्रेट HNO3 के साथ होता है तो आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसका ऑक्सीडेशन कर देगा और Al2O3 बना लेगा। Al2O3 आपको पता है हाई लेटिस एनर्जी, इस वजह से इसका मतलब थर्मली मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल है इसका मतलब ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करने वाला है, आगे रिएक्शन नहीं करने वाला। तो एक बार तो क्या होगा कि ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो जब भी इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो आगे अपन ये नहीं कहेंगे रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन होगी, लेकिन अपन बोलेंगे रिएक्शन स्टॉप, रिएक्शन रुक गई है। रुकी क्यों है?
क्योंकि जो एल्यूमिनियम अपन ने इतना सारा एल्यूमिनियम लिया, कंसंट्रेट HNO3 रहता है, उसकी जो सरफेस है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बदल गई, अंदर तो एल्यूमिनियम सुरक्षित है फिर, तो वो इनर्ट ऑक्साइड की लेयर की वजह से इसमें पैसिविटी आ जाती है और ये आगे रिएक्शन नहीं करता है। तो यहाँ पे ये पैसिविटी की बात कर रहा है सर, पैसिव किस वजह से होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, हाँ उसके कारण वो बच जाता है, हाँ, तो ये अपने HNO3 की वजह से होगा। जैसे कहना मतलब सरकार के जैसे ये एल्यूमिनियम है, हाँ, और इसके चारों तरफ बन गई लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की, बिल्कुल सर। अब आगे जो है ये सीधा से बच जाएगा, हाँ, अंदर इसको प्रिवेंट करेगी, अंदर एंट्री नहीं करने देगा। अब एल्यूमिनियम ऐसे पड़ा, हाँ, एल्यूमिनियम मतलब कि यहाँ पे सुरक्षित रह गया। इसीलिए जैसे अपन एरोप्लेन वगैरह के पार्ट्स जब एल्यूमिनियम से बना तो देते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव, उसका कोरेजन हो जाएगा, लेकिन पार्ट्स बनाने से पहले उसके चारों तरफ ऑक्साइड की लेयर बनाई जाती है ताकि वो लॉन्ग टाइम तक क्या रहे। एल्यूमिनियम के बर्तनों को अपन जैसे घिसते ना तो वो चमक भी देने लगे थे, हाँ, चमकते ज्यादा है क्योंकि ये ऑक्साइड की लेयर हट जाती है, एल्यूमिनियम बचा रहता है। हाँ, तो ये सेकंड हो जाएगा। हाँ, अब इससे करेंगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट यहाँ बनने वाला है, यहाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड बनने वाला है, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनने वाले, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग है आपका, ये ऑक्सीडाइजिंग, हाँ, ये है रीजन। तो पैसिविटी के लिए ये हैगा, हालांकि ये हमेशा कंसंट्रेट HNO3 लिखा हुआ मिलेगा, ज्यादातर ये कंसंट्रेट लिखना चाहिए। हाँ, सिलिका डज नॉट रिएक्ट विद, सिलिका की बात कर रहा है SiO2, SiO2 अपने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, एसिडिक नेचर का होता है, तो बेस से तो ये सर रिएक्शन करेगा ही करेगा, तो इससे तो रिएक्शन हो जाएगी। फिर H2 ये एसिड है, इससे रिएक्शन है नहीं होगी, अपना आंसर यही था कि किससे नहीं करता। अब बच गए ये भी एसिड है, लेकिन सर इनके साथ एडिशन कंपाउंड बनाता है फ्लोराइड की वजह से। जैसे SiO2 है, HF के साथ ये रिएक्शन करके H2SiF6 ये बनेगा, ये वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है। वाटर ग्लास सर इसी का तो बना होता है, अपन कहते हैं कि SiO2 Na2 दैट इज वाटर ग्लास, इसको Na2SiO3 कहते हैं। अपन बोलते हैं कि HF में ये डिसॉल्व है, जो ग्लास के ऊपर लिखाई की जाती है वो HF से ही की जाती है, क्योंकि इसके साथ ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनने वाला है, मतलब HF डिसॉल्व होने वाला है। दूसरी चीज, इससे तो यहाँ रिएक्शन चलो ना होती, लेकिन साथ में कैल्शियम फ्लोराइड है, यहाँ फ्लोराइड आयन फिर आने वाला है, और जब फ्लोराइड आयन आएगा तो ये फिर से बनेगा, बस फर्क इतना रहेगा, यहाँ पर एक कैल्शियम साथ, वही वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स यहाँ बन जाएगा। तो रिएक्शन तो सिर्फ H2SO4 के साथ नहीं होगी, तो आंसर अपना यहाँ पे सर फोर्थ रहेगा। इसमें जो ये डिजाइन है वगैरह बनाते हैं कांच के ऊपर, तो वो भी HF से कम, हाँ HF से, क्योंकि ये डिसॉल्व हो जाता है, बिल्कुल सही। ये LCl3 में जो डाइमर बनता है उसमें वो अपन बात कर चुके हैं कोऑर्डिनेट से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर ली थी, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। एक चीज आपको और थोड़ी यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है, बहुत काफी अच्छी चीज बताने वाला हूं आपको। अपने पास होता है बोरेक्स, या अपने ये बोरेक्स को छोड़ो, अपन इससे बात कर लेते हैं H3BO3, ठीक है सर, H3BO3 ले लो, या फिर अपना यहां से बोरेक्स के साथ खेल लो। तो इसको अगर हीट करिए, कंसंट्रेट H2SO4 लें, तो कंसंट्रेट H2SO4 क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल को अब्सॉर्ब कर लेता है, तो ये बन जाता है सर मेटा एसिड। यहां पे नॉर्मल टेम्परेचर देना पड़ता है, और जब इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, इसको अपन रेड हॉट हीट अपन बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा, तो ये बोरिक एनहाइड्रेट बन जाता है। अब इसमें सर दो रिएक्शन है, एक तो अपन करवाएं एल्यूमिनियम से और एक मैग्नीशियम से, और दोनों ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन अपने को पता है यहां से अगर ये लेंगे तो Al2O3 बनेगा, और यहां से लेंगे तो MgO बनेगा। तो इन दोनों में देखा जाए तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, ये ज्यादा स्टेबल है, तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स एफिनिटी ज्यादा होती है, तो ये जल्दी से इसको क्या करेगा, अपने साथ जोड़ लेगा ऑक्सीजन को। इस वजह से जो बोरॉन है ना वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जाएगा, तो यहां से जो बोरॉन बनेगी ना सर वो क्रिस्टलीय मतलब क्रिस्टलाइन बोरॉन बनेगी, और यहां से बनेगी जो बोरॉन वो एमोर्फस बनेगी। तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है, मैग्नीशियम एमोर्फस बनेगी या फिर क्रिस्टलाइन बनेगी। हाँ, तो ये एमोर्फस है, तो वहां पर क्रिस्टलाइन, वहां क्रिस्टलाइन, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, ये सिर्फ एक जानकारी के लिए बच्चों को बता दिया, हालांकि मेडिकल में इसके साथ कभी क्वेश्चन डिस्कस हुआ नहीं है। तो अच्छा, इसमें एक टेम्परेचर का एक और भी होता है ना सर, जैसे इसको अपन आगे करते हैं तो H4B2O6 बनता है, तो वो बिल्कुल सर, ये जो आपका मेटा होता है ये प्रेजेंट हमेशा साइक्लिक फॉर्म में होता है, तो इसकी वो यूनिट आपस में आकर के साइक्लिक जोड़ के अपन आगे भी बना। हाँ ठीक, तो इसको नॉर्मली हीटिंग देंगे तो ये ट्राइमेरिक फॉर्म में चला जाएगा, या साइक्लिक फॉर्म में चला जाएगा, वो ट्राइमेरिक में जाता है।
तो ये आज अपने पी ब्लॉक की बात की, सारे क्वेश्चन काफी अच्छे थे, अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और मेडिकल में आने वाले क्वेश्चन है। तो हमने कार्बन फैमिली और बोरॉन फैमिली को मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करी। बिल्कुल सर, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे ज्यादातर है ना, थोड़ा सिलिकेट में थोड़ी सी दिक्कत बच्चों को रहती है अपने सर नॉर्मली अपन ने वो चीज छोड़ी है जो रट्टा बेस थोड़ा सा काम है, वो अपन ने बच्चों के लिए छोड़ दिया। रट्टाफिकेशन वाली चीजें भी बहुत सारी रहती है इसमें, जो आपको थोड़ी सी याद करनी है, एप्लीकेशंस हो गए, एप्लीकेशन जो है याद करने। बाकी आप थोड़ा सा ध्यान रखो तो सिलिकेट को थोड़ा ढंग से पढ़ लो और एक सिलिकॉन को। हाँ बिल्कुल, जैसे कुछ चीजें हमने छोड़ दिया आपके लिए, जैसे नीडोबोरेन होता है, तो नीडोबोरेन आपका BnHn+4 होता है। एक आर्केनोबोरेन होता है, वो BnHn+6 होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो नेट लाइक होता है, जैसे एक पक्षी का घोंसला हो, तो पैकिंग यहाँ ज्यादा होती है। इसकी स्पाइडर वेब जैसी होती है, मकड़ी के जाल जैसी, तो यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होते हैं। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करें तो नीडोबोरेन ज्यादा स्टेबल होता है, आर्केनोबोरेन कम स्टेबल होता है। ये कुछ चीजें हैं जो रट्टाफिकेशन की भी है, तो वो बच्चों को मेनली एनसीईआरटी अच्छे से रीडिंग कर ले तो वो कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटी में आप इनऑर्गेनिक में तो अपना एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़े ही नहीं जी, बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है। बस ये होता है थोड़ा सा कि एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आती, तो एक बार टीचर की कॉपी आप फॉलो करें और उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़े सफिशिएंट है, उससे बाद में उससे आपको अच्छा फायदा होगा। तो आज नेक्स्ट पी ब्लॉक में अगली फैमिली के साथ मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। ओके, थैंक यू।